सो हेलो माय स्मॉल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के थर्ड लेक्चर पे, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है पहला, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के थर्ड लेक्चर पे। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स कर लिया है, जिसमें सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, मैंने पूरी थ्योरी कंप्लीट की थी उसकी। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराए थे उसके, और ये थर्ड लेक्चर इसमें मैं आर डी शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूँ एग्जाम्पल से, जो हम करेंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बस ऐसे ही वीडियोस को देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे, मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहूँ और आप पढ़ते रहो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता चैनल को सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन के ऊपर टैप करो, ऑल को सेलेक्ट करो, और बस इतना सा काम है। वीडियो को आप लाइक कर दो, पहले करो उसके बाद वीडियो देखना, पहले कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, या फिर वीडियो देखने के लास्ट में कर देना, आपकी मर्जी। यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहले अगर आपने दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो आप देख लो, इससे पहले जो 2 लेक्चर्स हुए थे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है उन दोनों का, आप उन दोनों को पहले देखो, उसके बाद यहाँ पे आना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आर का मैंने क्वेश्चन उठाया है एग्जाम्पल से, ठीक है। जिसके पास भी आर एस या आर डी शर्मा कोई भी बुक है, वो क्या करे, वो उसके एक्सरसाइज को खोले और खुद बनाए। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, और आर डी शर्मा के लेवल 2 के एग्जाम्पल को भी डिस्कस करूंगा, इससे बच्चे डरते हैं इस चैप्टर में, वो सबसे टफ क्वेश्चन लगता है कुछ बच्चों को। तो चलिए उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले एपी के बारे में पता होना चाहिए। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक्स मतलब कुछ बता देता हूँ, ऐसे आपने 10th में पढ़ रखा है, कुछ बातें छोटी छोटी सी बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास मैं एक एपी बताता हूँ कि एपी होता क्या है, आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या होता है। जैसे इस तरह से नंबर्स लिखे होते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 20, इस तरह से कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, आपने देखा भी होंगे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में। तो अब सारे के सारे लॉजिकल रीजनिंग वाले एपी नहीं होते या जीपी नहीं होते, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, एपी हमें 11th में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ये हमारे पास क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, ठीक है। अब ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एपी कब कहलाएगा, एपी कब कहलाएगा, देखो इनमें आपने कुछ नोटिस किया, देखो नोटिस करो, इनके 2 बगल वाले टर्म्स के डिफरेंस को देखो, +4 का डिफरेंस, फिर 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 +4 का डिफरेंस, देखो सब में +4 का डिफरेंस है, ठीक है, सब में +4 का डिफरेंस है। ये बात आप नोटिस करो। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है ना, उसको हम लोग एपी कहते हैं। अच्छा, ये पहली बात थी। दूसरी बात, ये जो +4 है, ये डिफरेंस है ना, तो इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि देखो सब में कॉमन है ये, तो इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। और जनरली हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं, जिन्हें पता है वो बता सकते हैं। जनरली हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं, डी से। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट किया जाता है, डी से। और ये जो 4 है ना, ये फर्स्ट टर्म कहलाता है, ये क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म, पहला टर्म। और जो लास्ट जैसे 28 है यहाँ पे, इसको कहते हैं लास्ट टर्म कहा जाता है। आप समझ गए। और सबसे बीच वाला टर्म, जैसे यहाँ पे ये 16 है, ये मिडल टर्म, ये मिडल टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है, सिक्स्थ टर्म, ये 7th टर्म है। अगर और आगे होता तो अब तो आगे नहीं, क्योंकि मैंने इसे लास्ट टर्म बोल दिया। अगर ये लास्ट टर्म नहीं होता तो और भी आगे इस तरह से पढ़ते चलता। और लास्ट में nth टर्म आता है, क्या आता है लास्ट में, nth टर्म, कोई भी टर्म हो सकता है वो। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बता दी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों एंगल्स क्या है, एपी में है। एक ट्रायंगल है जिसके तीनों के तीनों एंगल्स एपी में है। मान लो जैसे ये θ1 था, ये θ2 था, ये θ3 था। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स, मान लो एबीसी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स एपी में है। इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि θ1, θ2, θ3 ये एपी में है, ठीक है। ये जो एंगल्स का जो सीक्वेंस है ये एपी में है। इसका मतलब कि ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, और इनके बीच में कुछ कॉमन डिफरेंस है, डी के बीच में कुछ कॉमन डिफरेंस है। तो ये कहना ये चाह रहा है यहाँ पे। तो पहले तो क्वेश्चन का यही पहला पार्ट है, देखो द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, ठीक है। तो 3 ही एंगल्स होते हैं और तीनों के तीनों एपी में है। मतलब यही कहना चाह रहा होगा, मैंने अज्यूम कर लिया। आप यहाँ से भी ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो, देखिए θ2, θ3, θ1 कैसे भी आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने ये अज्यूम इस तरह से कर लिया, तो कोई बात नहीं उससे।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही कहना चाह रहा है कि थीटा जो है, थीटा 1 टू थीटा 3, ये क्या है, ये एपी में है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम इस पहले ही पॉइंट, इस पहले ही मतलब सेंटेंस को, इस पहले ही सेंटेंस को देख करके हमें आंसर बताना है। आंसर नहीं बता पाएंगे पहले सेंटेंस को देख करके, बट हमें प्रोसीड करने का तरीका यहीं से पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब ये आप नोट कीजिए, इसके बाद से रफ करता हूँ जल्दी जल्दी। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन को भी नोट कर लिया था साथ साथ। ऐसे क्वेश्चन को बाद में आपको नोट करना था, आपने कैसे भी कर लिया, चलो कोई बात नहीं उससे। अब देखते हैं क्वेश्चन को करते हैं। तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स क्या है, एपी में है। कोई बात नहीं, एपी में है। अब यहाँ पे एक बात समझा रहा हूँ मैं आपको। अब आपको क्या करना होगा, तीनों एंगल्स को कुछ लेट करना होगा, कुछ अज्यूम करना होगा, क्योंकि एंगल्स तो दिए हुए हैं नहीं। तो अज्यूम करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे इसका भी एक रूल होता है। क्या रूल होता है, मैं यहाँ पे आपको एक टेबल बना करके इसका रूल समझाता हूँ। देखो, मान लो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स मुझे अज्यूम करने हैं। ठीक है, ये सिर्फ एपी के लिए ही है। यहाँ पे लिखूंगा मैं टर्म्स और यहाँ पे लिखूंगा मैं, बहुत छोटा जगह हो जाएगा फिर, यहाँ पे लिखूंगा कॉमन डिफरेंस। चलो ठीक, चलिए ये मैं आपको एक ही चैप्टर में से बताने वाला था, पर चलो यहीं पे बता देता हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखो, नंबर ऑफ टर्म्स, अगर मान लो मुझे 3 टर्म्स सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पे जैसे मुझे 3 टर्म्स सेलेक्ट करने होंगे जो कि एपी में है, तो क्या क्या टर्म सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे a माइनस बी, ए और a प्लस डी। देखो जो एपी होता है ना, जैसे मैं आपको दिखाया था 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट जो भी है, इसमें इसको फर्स्ट टर्म जो कहते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a माइनस डी होना चाहिए, सेकेंड टर्म a। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि फर्स्ट टर्म हमेशा a ही होगा, नहीं, डिनोशन है यार, आप a1 से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई जरूरी नहीं है इसको समझने का, उस बात को अभी छोड़ो। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये है, सेकंड टर्म, मिडिल टर्म भी इसी को कह सकते हैं, ये है a प्लस डी लास्ट टर्म। तो यहाँ पे 3 टर्म्स अगर आपको अज्यूम करने हो जो कि तीनों के तीनों एपी में है, तो आप यही तीनों हमेशा अज्यूम करना। ठीक, तो हमें पता चल गया ट्रायंगल में हमें एक एंगल a मान लेंगे, एक एंगल a माइनस डी मान लेंगे, और मतलब एक a माइनस डी मानेंगे पहला, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी मान लेंगे। बढ़िया, समझ गए। अगर 4 टर्म्स आ जाए तो हो सकता है क्वाड्रिलेटरल दे देता, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम ये मान लेंगे a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये मान लें। अच्छा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखो, यहाँ पे d है और यहाँ 2d है। अब अगर 5 टर्म्स हो और 6 टर्म्स हो, 7 टर्म्स हो, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में क्या करेंगे, इसके लिए रूल समझो, इसके लिए मैं रूल आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके लिए रूल बता दो, ये आपको पता चल गया ना, तीनों एंगल्स को क्या क्या मानेंगे, एक को a माइनस डी मानेंगे, पहले वाले को मान लो, जो भी पहला है, पहला इसी को मानना होगा फिर। ठीक है, a माइनस डी मानेंगे, दूसरा इसको और तीसरा इसको। ठीक है, इसी तरह से इसी ऑर्डर में रहना चाहिए, a माइनस डी पहला, फिर दूसरा a, फिर तीसरा a प्लस डी। अब एक पॉइंट लिखाता हूँ, उसको समझ लेना, तो आप ये खुद से लिख लोगे कौन कौन से टर्म्स चाहिए और क्या कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे मैंने लिखा, आप भी उसी तरह से लिख पाओगे। फटाफट से पहले इन दोनों को नोट करो, और ये ट्रायंगल में मिटाऊंगा अब, क्योंकि मुझे जगह चाहिए वो पॉइंट लिखने के लिए, 2 पॉइंट्स अभी लिखना है मुझे। फटाफट से आप इनको नोट करो, इसको मैं रफ करता हूँ। पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं फटाफट से करने की, पॉज करके नोट कर लो। तो देखो, इसको करने के लिए सबसे पहला, इफ नंबर ऑफ टर्म्स to be selected is odd, if number of terms to be selected is odd, मतलब number of terms odd है। अब आप सोच रहे हो कि सर is क्यों लिख रहे हो, r क्यों लिख रहे हो, तो number of terms तो easy होगा ना यार, ये क्या प्लूरल है, 3 लिख देने से मतलब प्लूरल तो नहीं हो जाता। ठीक है, is selected is odd, if number of terms to be selected is odd, then the middle term should always be a, and the common difference should be d। ठीक, समझाता हूं, पहले लिखो। दूसरा पॉइंट, if number of terms to be
selected is even, then the middle term should be, the middle terms are then the middle terms, ठीक है। अब यहाँ पे जब मेरे पास इवन नंबर होगा तो आप खुद ही सोचो कि एक ही मिडल टर्म तो नहीं होगा, दो होगा। जैसे 4 टर्म्स तो 1 2 3 4, यहाँ पे हम मिडल टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। देन द मिडल टर्म्स शुड बी मिडल टर्म शुड बी a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, मतलब ये दोनों एंड a प्लस डी, ऐसे लिख देते हैं एंड a प्लस डी, एंड द कॉमन डिफरेंस शुड बी 2d, कॉमन डिफरेंस 2d होगा और यहाँ पे d होगा। ये दो पॉइंट्स आप नोट करो, इन्हीं दोनों के बेस पे हम अगला लिखेंगे। देखो अब जैसे मुझे लिखना है 5, 5 क्या है, 5 ऑड है, ठीक, ऑड है। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी सिलेक्टेड इज ऑड, तो 5 टर्म सेलेक्ट करना और पांचों के 5 ऑड होने चाहिए, तो मिडिल टर्म a होगा, मतलब मैं बीच में पहले a लिख लेता हूँ, बहुत बढ़िया। एंड द कॉमन डिफरेंस शुड बी d, और कॉमन डिफरेंस d होगा। तो चलो इस साइड जोड़ते चले जाओ और इस साइड घटाते चले जाओ। इस साइड a में से d घटा दो और फिर a में से एक और d घटा दो, तो a माइनस 2d हो गया। इस साइड जाना है तो जोड़ दो, a प्लस d कर दो और साथ में a प्लस 2d, इसमें फिर d जोड़ दो तो a प्लस 2d हो गया, खत्म। कॉमन डिफरेंस d, इसके लिए ये क्या है, ये इवन है। इवन में कितना कॉमन डिफरेंस, 2d का कॉमन डिफरेंस। इधर से आप चाहो तो इसका लिखो और इसका लिखो, इन दोनों का 6 और 7 क्या है, 7 ऑड है ना, ऑड है। ये दोनों होमवर्क दे रहा हूँ, लिखो, इन दोनों का आप खुद से लिख लेना, ठीक है, ये होमवर्क दे रहा हूँ। बस ये 2 पॉइंट बातों को माइंड में रखना, ये मैं पढ़ाऊंगा, जब एपी पढ़ाऊंगा तो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इन दोनों को लिख लो आप नोट्स में अच्छे से, फिर आगे पढ़ते हैं। पूरा बनाओ, क्वेश्चन करते हैं फिर। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन से पहले आपको कुछ रिवीजन यहाँ पे साइड में मैं एक बॉक्स बना के करा देता हूँ। पहला, अब याद रखना थीटा इक्वल टू L अपॉन R, जो आपको पढ़ाया था। दूसरा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज। तीसरा, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। चौथा, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। पांचवा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। और छठा, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये बातें याद रखोगे। और यहाँ पे थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, थीटा यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए। बढ़िया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, तो एंगल्स को क्या मान ले, लेट द एंगल्स बी, अज्यूम कर लो कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ना, 3 टर्म्स जब अज्यूम करने हो तो क्या करोगे, एपी में, एपी के ही केस में सिर्फ बताया था, a माइनस डी डिग्री, a डिग्री और a प्लस डी डिग्री, a माइनस डी डिग्री, a डिग्री एंड a प्लस डी डिग्रीज। डिग्री में किया, आप रेडियन में भी कर सकते हो, मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ। फिर क्वेश्चन में बोला है आगे, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, तो सबसे छोटा कौन सा है एंगल, लीस्ट सबसे छोटा यही है, और सबसे बड़ा कौन है, ये। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, तो इसका रेशियो मतलब a माइनस डी का रेशियो, डिग्रीज नहीं, मतलब इतना डिग्री का ही रेशियो, अपॉन टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, मतलब ये जो है ग्रेटेस्ट, इसके नंबर ऑफ रेडियंस के साथ इसका रेशियो, ठीक है। तो रेडियंस इसको कन्वर्ट कर दो, तो डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है, क्योंकि एक डिग्री इक्वल टू इतना रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन, तो इतना डिग्री इक्वल टू इतना इनटू पाई बाय 180 रेडियंस। तो रेडियन कन्वर्ट हो गया इस 60:पाई, मतलब ये 60 बाई पाई हो गया। फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस, कोई बात नहीं, ये बात तो हमें पता चल गई, ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। अब यहाँ पे एक और बात समझो, जो भी एंगल्स है ट्रायंगल्स के, ठीक है, जैसे a माइनस डी डिग्रीज, a डिग्रीज और a प्लस डी डिग्रीज, तो इनका एंगल सम प्रॉपर्टी होता होगा, कुछ एंगल सम प्रॉपर्टी तो है ना। हमने ये इक्वेशन बना लिया, चलो इसको बाद में बनाते हैं, इस पे आप ध्यान मत दो, ठीक है। पहले समझ लो, फिर लिखना आप, अगर लिखा होगा तो गलत काटना होगा, तो पहले समझ लो। बता रहा हूँ आपको कि आपने क्या किया, 3 एंगल्स माने ना, 3 एंगल्स माने,
तो ये ट्रायंगल के एंगल से, और ट्रायंगल के एंगल से प्रॉपर्टी आपको पता है ना कि द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑलवेज इज ऑलवेज 180 डिग्रीज। तो उस हिसाब से ये जो तीनों एंगल्स हैं यहाँ पे मैं लिखूंगा बाई ASP ऑफ ट्रायंगल, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वी हैव अब तीनों एंगल्स को जोड़ दो तो a माइनस डी डिग्रीज प्लस a डिग्री प्लस a प्लस डी डिग्रीज कितना होगा 180 डिग्रीज। अब देखो यहाँ से d कट गया तो क्या बचा VA डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि a डिग्री इक्वल टू 180/3 कितना है कट करके, कट के यहाँ पे आ गया मेरे पास 60 डिग्री, मतलब a का वैल्यू आ गया 60, a का वैल्यू आ गया 60, a का वैल्यू क्या आया 60, a का वैल्यू क्या आया 60। बहुत बढ़िया, a का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a इक्वल टू 60 हो गया, बहुत बढ़िया, a इक्वल टू 60 हो गया। अब इसको मैं रब कर देता हूँ, अब इसको हम रब कर देते हैं, अब इसको रब कर देते हैं, ठीक है। रब कर रहा हूँ इसका मतलब आप मत उसे काट देना, उसके नीचे ही लिखना जो आप लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम वो रिलेशन निकालते हैं, एंड द रेशियो ऑफ द क्या बोला है, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, मतलब छोटे वाले के को डिग्रीज में ही रहने दो, ठीक है। इसका रेशियो टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट वाला जो है उसको रेडियन में कन्वर्ट करके जो आया, ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या है इज 60:π। फाइंड द एंगल्स डिग्री, तो बहुत बढ़िया, हमारे पास क्या है a का वैल्यू हमें मिल गया, a का वैल्यू 60 मिल गया, मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा 60 ही कर लूंगा, ठीक है, हो गया। अब बुक के हिसाब से अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है तो आप लिखते रहना, खुद से वो लिखना, और लिखना जरूरी है। पाई कट गया, ठीक है। अब ऐसे देखो 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी, और ये 180 क्या होगा, ये 180 आ जाएगा ऊपर इंटू 180 इक्वल टू 60। अब यहाँ से ये कट गया 3 बार में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखो 360 माइनस डी, अब ये देखो इसको मैं उधर भेज देता हूँ तो कितना हो जाएगा 60 प्लस डी। अब इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ से डी का कुछ वैल्यू निकल करके आएगा, अब कितना आएगा आप सॉल्व करो और देखो, ठीक है। डिग्रीज कितना आएगा 30 डिग्री। अब करो कन्वर्ट, आप इसको करो, अब सॉल्व करने तो आता ही वाला इक्वेशन कर लो, करके देख लो 3 × 60 62 × 60 और वहां कर गया तो 2d 4d हो गया 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास d का वैल्यू क्या आ गया 30 डिग्रीज आ गया, 30 डिग्रीज आ गया, तो क्या आ गया 30 डिग्रीज। d का वैल्यू क्या आया 30 आया, 30 डिग्रीज नहीं है 30 आया, d डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री होता है, ठीक है। अब मैं इसे मिटाता हूँ और एंगल्स लिखता हूँ। हमारे पास क्या एंगल्स थे, हमारे पास क्या एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स थे हमारे पास, कौन कौन से एंगल्स थे हमारे पास, 3 एंगल्स थे, एक था a1d, एक था a डिग्री और एक था a प्लस d डिग्री, 3 एंगल्स थे। अब देखो मैं फटाफट से लिख रहा हूँ, तो उस हिसाब से हमारे पास ये मिल गया, तो तीनों एंगल्स क्या हो गए, देयरफॉर the three angles in degrees are क्या क्या 60 a minus d मतलब 60 minus 30 डिग्रीज, a मतलब 60 डिग्री और फिर a plus d डिग्रीज मतलब 90 डिग्री and 90 डिग्री। लेकिन ये डिग्रीज में आया, अभी आपको रेडियंस में भी निकालना है, तो क्या करेंगे रेडियंस में कन्वर्ट कर देंगे, तो रेडियंस में क्या हो जाएगा 30 डिग्री का क्या होता है बोलो π/6 होता है, 60 डिग्री का π/3 होता है और 90 डिग्री का π/2 होता है। रट लो, याद कर लो, मैंने आपको टेबल पिछली बार बना करके बताया था, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा। अब कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्ट करने तो आता ही, पिछले 2 लेक्चर्स में क्या बताते हैं ये सब बताया था, तो रेडियंस में ये आंसर हो जाएंगे। अब लिख देना एंड द नंबर ऑफ एंड द 3 एंगल्स इन रेडियंस आर, ठीक है, ये तीनों π/6 π/3 π/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से इसको टाइप कर लो, मतलब कॉपी कर लो, कॉपी टाइप नहीं कॉपी करना है। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले वाला एग्जांपल नंबर 7 था, हाँ, और इसी जैसा सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी है आर एस अग्रवाल का, तो उसको आप बना लेना, बढ़िया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, कितना, थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है,
उसको एक्यूट एंगल बोला जाता है। कहोगे ये क्या समझा रहा है सर, ये तो हमें पता था। कोई बात नहीं, इसे नहीं पता उसे समझा रहा हूँ। अगर थीटा 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो इसको कहते हैं राइट एंगल। आपको मैं डिग्रीज का सहारा लेके समझा रहा हूँ, वरना जिन्होंने पहले फर्स्ट लेक्चर को देखा था उन्हें पता होगा 90 डिग्री 90 राइट एंगल 90 डिग्रीज को ही कहते हैं, बट उन्हें रियल फील के साथ एकदम अच्छे से पता होगा कि राइट एंगल क्या होता है। थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल। कोई बात नहीं, आपको ये बचपन से आपको पता है तो आप इसी को पता रखो, जनरली लोग इसी को पता रखते हैं। और जो अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तीन एंगल्स है, तीन तरह के, और भी एंगल्स होते हैं, हमें इतना नहीं जानना, हमें सिर्फ तीन से मतलब है, ये तीनों से। ठीक है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। अब समझना है कि मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री है। ठीक है, बाकी दो जो एंगल्स होते हैं ये और ये दोनों एक्यूट होते हैं। देखो ना, शेप देख करके भी तो पता चलता है ना, ऑब्ट्यूज तो होते नहीं है, तो ये दोनों क्या होते हैं? ये एक्यूट एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं, ये दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में इस छोटे से बात की जरूरत थी। आप नोट करना चाहो तो आपसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसे नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, ऐसे रब कर रहा हूँ तो क्वेश्चंस पे हमें तो क्वेश्चंस करना है ना। अब हम क्या करते हैं, हमसे क्या क्वेश्चन बोला गया है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स इज दिस। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब ये क्या है? 90 डिग्री है, जिसमें कि दोनों एक्यूट एंगल्स के बीच का डिफरेंस ये है। ठीक है, अब अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है, यहाँ पे मतलब ये पॉजिटिव है ना डिफरेंस π/15, तो पॉजिटिव इसका मतलब बड़े में से छोटे को घटाया गया, अगर नेगेटिव होता तो छोटे में से बड़े को घटाया जाता। तो हम इस बात को भी हमने पकड़ लिया। कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। आप देखो यहाँ पे इससे कोई खास मतलब नहीं है, पॉजिटिव है, समझ गए। तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ये बात है। अच्छा, ये π/15, हाँ, तो फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, मतलब इन दोनों एक्यूट एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना है, और एंगल्स को आपको डिग्रीज में फाइंड आउट करना है। क्यों ना हम लोग पूरा खेल डिग्रीज में ही कर लें, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें, इसको डिग्री में आप पहले कन्वर्ट कर लेना, और इसको डिग्री में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आएगा मे बी 12 डिग्रीज। ठीक है, 12 डिग्रीज आएगा। ठीक है, 12 डिग्रीज आप कन्वर्ट करके देख लेना, आपको सिखाया गया है कन्वर्ट कैसे करना है। और ट्रिक क्या है कि पाई की जगह 180 पुट कर दो और डिवाइड मार दो, डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब ये 90 डिग्रीज हो गया। ठीक, दो एक्यूट एंगल है तो इसको 12 डिग्री, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच का 12 डिग्रीज का है। तो मान लो अगर मैं इसको x मान लूं, x डिग्रीज मान लूं, तो ये क्या होगा? और ये मान लो बड़ा है इससे, तो मैं इसे चलो थोड़ी देर के लिए y मान के देख लेता हूँ, y डिग्रीज। तो y माइनस x जब करोगे तो क्या होगा? 12 होगा। तो y इक्वल टू क्या होगा? x प्लस 12। तो हम लोग को यहाँ से पता चल गया कि ये कितना होने वाला है? x प्लस 12। तो हमने पहले इसको x प्लस 12 मान लिया डिग्रीज। अच्छा, अच्छी बात है। अब हमसे क्या बोला गया है? बस सिंपल सा तो क्वेश्चन था। अब देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल के, एक राइट एंगल ट्रायंगल है किस, अच्छा, एक राइट एंगल ट्रायंगल के दोनों एक्यूट एंगल्स का सम कितना होता है? सम होता है 90 डिग्रीज। अगर आपको इस बात पर भरोसा नहीं तो आप खुद देख सकते हो, पूरे तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो दो एंगल्स के सम, एक को छोड़ दो तो 90 होता है। खैर कोई बात नहीं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमें पता है, क्या पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 90 प्लस x प्लस 12 इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कटा तो 90 आएगा। अब यहाँ से देखो x, तो यहाँ से 2x प्लस 12 इक्वल टू 90 हो गया। डिग्रीज हटाओ क्योंकि हम डिग्री यहाँ पे भी नहीं ले रहे हैं। फाइनल आंसर डिग्रीज नहीं आने वाला है, बट मैं यहाँ पे भी सॉल्यूशन के टाइम नहीं लिया, आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो, इसको घटा दो, कितना होगा? तो 78/2 मतलब 36 नहीं 39 डिग्रीज। एक सेकेंड, 2 घटाएंगे तो 88 और 10 घटा देंगे 78/2 यानी कि 39 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल हो गया 39 डिग्रीज और ये वाला एंगल हो गया 39 प्लस 12। इसका मतलब 39 प्लस 10 कितना होता है? जल्दी बोलो, 39 प्लस 10 कितना होता है? 49, और 49 प्लस 2 51, तो ये हो गया 51 डिग्रीज। चलो चेक कर लेते हैं, चेक कैसे करेंगे? तीनों को जोड़ करके 180 आ रहा है कि नहीं? 40 90 180 आ रहा है, सही। एक एंगल 39 डिग्री और एक एंगल 51 डिग्री, चूंकि हमें डिग्रीज में निकालने बोला गया था, रेडियंस में निकालने बोला जाता तो रेडियंस में निकालते, डिग्रीज में निकालना डिग्रीज में निकाला हमने। सिंपल, टाइप कर लो कॉपी में।
लिया नोट? ठीक है, नोट कर लिया? मैं मिटा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लो नहीं किया तो अब एग्जांपल नंबर 10 है हमारे पास आर एस अग्रवाल का। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:20। तो जिसे क्लॉक कंसेप्ट पता होगा, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था, वो तो इस क्वेश्चन को मतलब तुरंत कर सकता है। ठीक है, जिसे नहीं पता है उसके लिए मैं उसी तरीके से करता हूँ जिस तरीके से जनरली बुक्स में किया जाता है। तो देखो फटाक से यहाँ पे देखो तुरंत, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:20। मेरे पास एक क्लॉक मैं यहाँ पे बनाता हूँ साइड में, एक क्लॉक है, ठीक है, मान लो क्लॉक 3 1 2 4 5 7 8 10 11। बहुत बढ़िया। एक क्लॉक में आवर हैंड जो होता है, छोटा वाला सुई जो आवर हैंड होता है, वो 12 घंटे में 360 डिग्री घूमता है। ठीक है, क्योंकि मान लो यहाँ से ऐसे जाएगा फिर यहाँ तक आ जाएगा, तो 12 घंटे में, और 12 घंटे में कितना घूमा, तो 360 डिग्री। तो 1 घंटे में वो कितना घूमता होगा, 1 घंटे में वो 360/12, इसका मतलब 30 डिग्री घूमता है। बढ़िया है। अब जिसे क्लॉक कंसेप्ट पता था उसे ये बात डायरेक्ट पता था, क्योंकि मैंने उसे याद करा दिया था पहले लेक्चर में, जा करके देख लेना अगर नहीं देखा तो। यहाँ देखो, तो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगा। ठीक है, अब मेरे पास कितने घंटे, अब 7:20। ठीक है, तो 7 घंटे 7 hours 20 minutes में वो कितना एंगल घूमेगा, बनाएगा। तो पहले 7 hours 20 minutes को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, आवर्स में, मतलब इसको मिनट हटाओ, सिर्फ आवर्स में कन्वर्ट करो, तो 7 hours और 20 minutes। चलो देखो कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे मैं साइड में कर रहा हूँ, देखो नीचे में कर रहा हूँ। 20 मिनट है ना, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं। तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कट क्या जाएगा 1/3 आवर्स। तो ये 7 और 20 मिनट को हम लोग 7 होल 1/3 आवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको पता है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको कन्वर्ट करो 7 से 21 22/3 आवर्स भी लिखा जा सकता है। तो 7 hours 20 minutes में यानी कि 22/3 आवर्स में कितना घूमेगा, 30 मिनट, जब 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 22/3 घंटे में मतलब 22/3 आवर्स में कितना घूमेगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 22/3 इंटू 30 डिग्री। ठीक है, यही हो जाएगा, 3 से 10 220 डिग्री। तो 7 घंटे 20 मिनट में कितना घूमेगा, 220 डिग्री घूमेगा, 220 डिग्री घूमेगा, 220 डिग्रीज घूमेगा। तो अब हमने यहां से पता कर लिया कि ये आवर हैंड कहाँ कितना घूमेगा। अरे अभी इतना भी तो नहीं हो, बड़ा थोड़ी होता है, 7:20 तक, कहीं 7 और 8 के बीच में होगा, और कितना घूमेगा, 220 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ से घूमना स्टार्ट हुआ, तो पहले यहाँ पे था, यहाँ से ये एक मानेंगे ना पोजीशन, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना एंगल बनाया है इसने, 220 डिग्री। ठीक है, आप कहोगे कि सर आपने पहले लेक्चर में बताया था कि जब हमारा ये क्या बोलते हैं, एक सेकंड इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आर हैंड लगे भी, वरना मिनट हैंड लग रहा है। सर आपने बताया था कि जब रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो एंगल नेगेटिव होता है, तो आप पॉजिटिव क्यों बोल रहे हो इसे। देखो सुनो, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी अगर नेगेटिव लेना है तो आप ले सकते हो, मैं आपको नहीं रोकने जा रहा हूँ, ठीक है। बट जनरली हमें आंसर क्या चाहिए, आंसर पॉजिटिव ही चाहिए, आंसर पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव तो मान लो फिर भी किसी तरह से आ भी जाए, ठीक है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड से भी मतलब है। ठीक है, अभी हम मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहे हैं,
और अगर आपको ये डायग्राम बस मैंने समझाने के लिए बनाया, अब आप ये मत सोचना स्टार्ट कर दो कि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये हो, अभी बात यहाँ की हो रही है तो यहीं पे बात करते हैं। दूसरी चीज कि मिनट हैंड कहाँ पहुंची होगी, जब 7:20 होगा तो मिनट हैंड यहाँ पहुंची होगी। तो मिनट हैंड की बात करते हैं तो 3 मिनट हैंड 60 मिनट्स में मिनट हैंड की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, आवर हैंड की बात हो रही थी। अब किसकी बात हो रही है, अब बात हो रही है मिनट हैंड की, मिनट हैंड की बात हो रही है। तो मिनट हैंड की बात अगर करें तो मिनट हैंड 60 मिनट्स में, मिनट हैंड 60 मिनट्स में, मिनट हैंड 60 मिनट्स में कितना घूमता है मिनट हैंड 60 मिनट्स में, मिनट हैंड 60 मिनट्स में 360 डिग्रीज बनाता है ना। देखो मिनट हैंड जैसे है बड़ा वाला, तो ऐसे पूरा घूम करके यहाँ तक पहुंचता है, तभी 60 मिनट होता है, मतलब 1 घंटा होता है। तो यहाँ पे 60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब यहाँ से समझो 1 मिनट में वो कितना बनाता है, 1 मिनट में वो 360/60 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब 6 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो 4 तक पहुंचने में उसे क्या 20 मिनट लगे होंगे, 20 मिनट। तो 20 मिनट में वो कितने एंगल बनाएगा, 20 मिनट में वो कितने एंगल बनाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 12 120 डिग्री। अब हम समझ गए कि ये एंगल कितना है, ये एंगल है 120 डिग्री। देखो मैं एंगल का डायरेक्शन नहीं दिखा रहा, ठीक है, एंगल का डायरेक्शन दिखा देता हूँ। चलो एंगल कैसे डायरेक्शन दिखा देता हूँ, लेकिन मैंने फिर भी पॉजिटिव ही लिया है, इस बात को आप ध्यान रखो क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो मैं छोड़ो डायरेक्शन को दिखाता हूँ फिलहाल, फिजिक्स मत समझ लेना इसे अभी फिलहाल के लिए, आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। जानता हूँ फिजिक्स और मैथ्स एक ही चीज है, मतलब एक ही चीज नहीं है बट समझ रहे हो आप, फीलिंग्स पे जाओ। अब यहाँ पे देखो तो 220 डिग्रीज और 120 डिग्रीज की बात कर रहे थे। तो 220 डिग्रीज ये है, मैं कोई डायरेक्शन में कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बस आप सिंपल इसे मान कर चलो नंबर है। तो 220 डिग्री है और 120 डिग्री है। देखो 220 यहाँ से यहाँ तक है, 120 यहाँ से यहाँ तक है। तो क्या करेंगे, इस 220 में से इस 120 को घटा देंगे तो ये एंगल ही निकल जाएगा क्या, और यही एंगल हमें चाहिए। क्वेश्चन में देखो ना लिखा हुआ है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:20, ठीक है। तो हमें तो ये एंगल चाहिए, तो हम 220 में से 120 घटा देंगे तो कितना आएगा 100 डिग्री, 100 डिग्री, और यही है आंसर, यही आंसर है। नोट कीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट इट। एग्जाम्पल नंबर 11 आर सवाल देखते हैं। हॉर्स इज टाइड टू अ रोप, एक घोड़ा है जो कि एक रस्सी से बांधा गया है। ये द हॉर्स मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ, और हॉर्स जो है, अब मान लो ये एक सेकेंड, मान लो ये हॉर्स का रोप है, ठीक है, ये हॉर्स का रोप है और ये मान लो किसी भी चीज से बांधा हुआ है, तो ये पॉइंट वो चीज दिखा रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, हम ऊपर से चीजों को देख रहे हैं, हम नीचे से नहीं देख रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। मान लो आप हेलीकॉप्टर पे बैठे हुए और आप देख रहे हो हॉर्स को, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, जिस चीज से बांधा होगा, कुछ भी हो, डंडा लाठी, जो लाठी डंडा से नहीं बांधेंगे, जिस भी चीज से बांधा हुआ हो, तो वो चीज को पॉइंट आप समझ लो, ठीक है। द हॉर्स इज टाइड टू अ रोप, द हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, और ये रोप है, ठीक है, ये रोप है, ये रोप है, सॉरी ये क्या है, ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये रोप है, ठीक है, ये रोप है। हॉर्स जो है वो बांधा हुआ है इस रोप से, ये पॉइंट क्या है, जिस चीज से भी बांधा हो, और ये रोप है, और हॉर्स रोप से बांधा हुआ है। बहुत बढ़िया। अब क्या कर रहा है, हॉर्स जो है वो सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट। अब वो सर्कुलर पाथ मान लो ऐसे है, ऐसे जैसे आप समझ लो, मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, और रोप को हमेशा टाइट कर रहा है, मतलब एकदम स्ट्रेट सीधे लाइन की तरह रख रहा है रोप को। एंड डिस्क्राइब्स 88 मीटर्स व्हेन इट ट्रेसेस 72 डिग्री एट द सेंटर, और क्या कर रहा है वो 72 डिग्री उसने जब बना दिया सेंटर पे, ठीक है, 72 डिग्री जब उसने बना दिया, तब तक उसने क्या किया, 88 मीटर्स तक वो मतलब घूम चुका था, 88 मीटर्स तक वो मतलब इस तरह से घूम चुका था सर्कुलर पाथ पे,
ठीक है, और सेंटर पे क्या 72 डिग्री एंगल बना दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, तो आपको लेंथ ऑफ द रोप निकालना, तो ये क्या 88 मीटर आपके पास एल आ गया, लेंथ ऑफ आर 72 डिग्री थीटा, और रोप का लेंथ क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो हमें पता है कि थीटा, अब हम लोग इस फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो थीटा कितना है 72 डिग्री। अब आपको ये बात पता है कि थीटा किस में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूज करते हैं। 72 डिग्री है, 72 डिग्री है तो इसको पहले रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। रेडियंस में कैसे कन्वर्ट होगा, तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, ध्यान से देखो, इतना ही रेडियंस होगा। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि कैसे कन्वर्ट आप कर सकते हो डिग्री टू रेडियंस, ठीक है, कर लेना। मैंने कहा था ना कि प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस नहीं समझ परफेक्ट, मैंने तुरंत लिख दिया, कैसे लिखा वो भी फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, आप उसे देखिए। तो थीटा इक्वल टू 72 है इक्वल टू 2 पाई, और नहीं तो आपको पता ही है कैसे कन्वर्ट करते हो, आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो 2 पाई अपॉन 5 रेडियंस हो गया, बहुत बढ़िया, अब रेडियंस में आ गया हमारा। अब हम ध्यान देंगे कि L क्या है, L है हमारे पास 88 मीटर्स, और R पता नहीं, R हमें कैलकुलेट करना है। तो हमको पता है थीटा इक्वल टू L अपॉन R होता है, और R इक्वल टू L अपॉन थीटा होता है, तो L है 88 और थीटा क्या है 2 पाई, तो 2 पाई पाई की जगह 22/7 अपॉन 5 था, तो 5 को ऊपर भेज दो, इंटू 5 हो गया। अब ये 7 भी ऊपर चला जाएगा, 7 को ऊपर भेज देंगे, अब ये यहाँ से आया 4 2 70 मीटर। तो लेंथ ऑफ रोप कितना है, देयरफॉर लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 70 मीटर। बन गया क्वेश्चन, क्वेश्चन बन गया, बहुत इजी था क्वेश्चन। अब आर डी शर्मा के एग्जांपल्स पे आते हैं, ये एग्जांपल्स मुझे लगे जो मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहले, आगे वीडियो बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो ड्यू, अब आते हैं एग्जांपल नंबर 8 ऑफ आर डी शर्मा। अब आर डी शर्मा के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एग्जांपल से। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात जानना होगा कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये एक क्वाड्रिलैटरल, चलो समझाते हैं आपको। पॉलीगन क्या होता है आपको पता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर, सुनो, कोई भी क्लोज्ड शेप, कोई भी क्लोज्ड शेप जिसमें कोई भी क्लोज्ड शेप जो होता है वो पॉलीगन होता है। ये देख लो, ये पॉलीगन है, या कैसा भी बना दो आप, इस तरह से बना दिया, ये एक पॉलीगन है, ये ट्रेपेजियम कहलाता है, ये हेक्सागन कहलाता है, ये बना दिया, ठीक है, ये देखो ये बना दिया आपने, मान लो, तो ये पेंटागन है, ये भी एक पॉलीगन है। कोई भी क्लोज शेप पॉलीगन कहला सकता है। आप अभी आप इस चीज को रफली समझो, फिर आपसे पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं। अब ये तो पॉलीगन है सारे के सारे, ठीक है, लेकिन रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और ये जो सारे एंगल्स बनते हैं ना दो एडजेसेंट साइड्स के बीच में, एडजेसेंट मतलब बगल बगल वाले साइड, ठीक है, अगल बगल वाले साइड्स के बीच में, वो भी इक्वल होता है रेगुलर पॉलीगन के केस में, मतलब ये सारे साइड्स इक्वल होंगे। अब सुनो, हमारे पास कई पॉलीगन्स होते हैं, मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, आप उसे ध्यान से देखिएगा कि क्या कितने तरह के पॉलीगन्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब पॉलीगन्स तो यार इनफाइनाइट टाइप के हैं, लेकिन चलो यहाँ पे देख लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स, और यहाँ पे नेम क्या कहते हैं। मान लो अगर 3 साइड्स हो, 3 ही साइड से एक पॉलीगन शुरू होता है, क्योंकि 2 साइड से आप कोई क्लोज फिगर तो बना नहीं पा रहे हो, तो पॉलीगन तो बनेगा नहीं, कोई क्लोज शेप नहीं होगा वो। तो 3 से शुरू होता है तो इसको ट्रायंगल बोलते हैं, तो पता है ये पॉलीगन ही है, 3 साइडेड पॉलीगन है। 4 क्वाड्रिलैटरल, क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। 5 पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 हेप्टागन,
8, ऑक्टागॉन 9, नोनागॉन और 10। देखो हाँ नाम लिखा हुआ है डेकागॉन, ठीक ये है। देखो समझ गए, ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स और ये हो गया नेम ऑफ पॉलीगन। नेम ऑफ पॉलीगन नोट कर लो चाहो तो, नहीं तो आपको याद भी याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 11 होगा तो अनडेकागॉन, 12 साइड्स होंगे तो डोडेकागॉन, 3 तो ट्राइडेकागॉन, इस तरह से चलते रहेगा। 20 साइड्स एकोसगॉन, जो भी कहलाए वो, हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम यहीं पे बात करेंगे क्योंकि अब 10 से ज्यादा कोई ज्यादा नहीं जाता इससे ज्यादा। तो रेगुलर क्या हो गया, रेगुलर ट्रायंगल मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड पॉलीगन जिसके चारों साइड्स और ये एंगल सेम होंगे। तो देखो कौन होता है ऐसा, स्क्वायर होता है। इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं, तीनों साइड और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर रेगुलर पेंटागन जो कि 5 साइडेड होगा और उसके पांचों साइड्स इक्वल होंगे, पांचों साइड्स इक्वल होंगे। उस तरह से ये रेगुलर पेंटागन होगा, इसके पांचों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेगुलर हेक्सागन 6 साइड्स इक्वल होंगे। रेगुलर डेकागन जिसके 10 साइड्स इक्वल होंगे और साथ ही साथ 10 के 10 इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। नोट इट, टाइप कर लो कॉपी पे, ठीक है। टाइप नहीं किया जाता, कॉपी पे लिख लो ये। अब मेरी बात सुनो, मान लो अब आपके पास अगर आपको हर एक एंगल निकालना है, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास रेगुलर ट्रायंगल है, रेगुलर ट्रायंगल कौन होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल्स इक्वल। और क्या होता है, ये रेगुलर ट्रायंगल है और इसका एक एंगल से हमसे पूछ ले कि इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का है या कितने रेडियंस का है, कितने ग्रेड्स का है। तो कैसे निकालेंगे हम सिंपल निकाल सकते हैं। सिंपल तरीका हमारे पास क्या, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला आप नोट कर लो, ठीक है। वो फॉर्मूला आप नोट कर लो। फॉर्मूला क्या है, 2n - 4 अपॉन n राइट एंगल, यही है वो फॉर्मूला। n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ही होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो ट्रायंगल के अलावा दो साइड का तो कभी क्लोज फिगर नहीं बन सकता, क्लोज शेप नहीं बन सकता, दो साइड से नहीं बन सकता, एक साइड से लाइन बनता है ना। तो उसका हमें ध्यान रखना है। तो अगर ये होता है ना इस केस में इतना, अब ये राइट एंगल के लिए आप 90 डिग्री रखो, π/2 रेडियंस रखो, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, ग्रेड में करना है तो 100 ग्रेड्स रख लो, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी। तो उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर 10 साइडेड पॉलीगन है, अच्छा इसका निकाल करके देख सकते हो आप, 2 × 3 - 4 अपॉन 3। अब डिग्रीज में देख लो, 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये कितना होता है 6 - 60 डिग्री आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना 60 डिग्री आएगा। और आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। सिंपल सी बात बता दी मैंने। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास रेगुलर डेकागन है और आपसे उसका हर एक एंगल का मेजरमेंट पूछा गया है, इंटीरियर एंगल का। तो उस पर मैं जरा बात कर लूँ, इसको मिटा रहा हूँ, उस पर हम बात करते हैं, उस पर बात करते हैं। देखो फटाफट से उस पर क्या बात हो सकती है कि डेकागन है तो 10 साइड्स हैं। अच्छा अगर तो 10 साइड है तो 2 × क्या रखेंगे, फॉर्मूला क्या था, 2n - 4 अपॉन n राइट एंगल्स। तो अगर 10 साइड है, देखिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं हर एक क्वेश्चन का अगर स्टेटमेंट लिखूंगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। और अब आप 11th में आ चुके तो एटलीस्ट स्टेटमेंट लिखना तो आना चाहिए आपको, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप लिखो या बुक की हेल्प लो, ठीक है, बुक की हेल्प से भी लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2n - 4 अपॉन n राइट एंगल्स है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग 10 साइड्स है तो 2 × 10 - 4 अपॉन 10 और इंटू, मान लो पहले डिग्रीज में निकाल लो तो 90 डिग्री कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया, 20 में से 16 × 9, 16 × 144, 16 × 144 डिग्रीज। तो हमारे पास 144 डिग्रीज आ गए, 144 डिग्रीज आ गया हमारे पास एंगल। तो डेकागन का हर एक एंगल इंटीरियर एंगल कितना, डिग्रीज में कितना होगा 144 डिग्रीज। ग्रेड्स में कन्वर्ट करो, तो ग्रेड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सोचो
ग्रेड्स में कैसे कन्वर्ट करें, सोचना तो आपको पड़ेगा ही, बिना सोचे कुछ नहीं हो सकता। ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, हमको पता है 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है सर, हाँ 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 ग्रेड, तो इतना डिग्री मतलब 144 इंटू पाई बाई 180 ग्रेड। वैसे देखो इसको 12 से इसको किससे काट सकते हैं हम लोग, तो 12 से इसको काटते हैं तो 12 आ जाएगा, 12 से इसको काटते हैं तो 15 आ जाएगा, 3 से 4, 3 से 5, तो 4 पाई अपॉन 5 ग्रेड्स हो जाएगा। ग्रेड्स में आ गया कितना 4 पाई, ग्रेड्स नहीं रेडियंस, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है रेडियंस, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो रेडियंस में कितना आ जाएगा 4 पाई अपॉन 5 रेडियंस। ग्रेड्स की बात करते हैं। अब ग्रेड्स की बात सुन लो, मैंने आपको यहाँ पे नहीं लिखा था तो एक फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे ग्रेड्स के लिए। देखो फॉर्मूला क्या है, आपको पता है कि एक तो था सारा फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखो बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूला रख लो, आपको पता होना चाहिए कि 100 ग्रेड्स, ग्रेड्स कैसे दिखाते हैं, देखो स्मॉल जी ऊपर में लिख देता है, 100 ग्रेड्स इक्वल टू 90 डिग्रीज होता है। तो 8वां फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे, एक ग्रेड इक्वल टू 9/10 डिग्रीज होता है। एक और फॉर्मूला निकाल लेते हैं 9वां, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला ये कन्वर्जन फॉर्मूला है, हाँ रिलेशन बता रहा हूँ मैं, 1 डिग्री इक्वल टू 10/9 ग्रेड्स होता है, बस यही समझना था। तो देखो 144 ग्रेड है, सॉरी 144 डिग्रीज, एक ग्रेड 10/9 ग्रेड्स, एक डिग्री 10/9 ग्रेड्स का है, तो 144 डिग्रीज मल्टीप्लाई कर दो 144 इंटू 10/9, तभी ग्रेड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से 9 से कटा 16 आया 160 ग्रेड्स। तो ग्रेड्स में कितना आया 160 ग्रेड्स। छोटा सा जी ऊपर में लिखना, बगल में मत लिखना, ठीक है। तो ग्रेड्स का रिलेशन मैंने पहले लेक्चर में ग्रेड्स के बारे में भी बातें की थी, सेकंड लेक्चर में बात नहीं हो पाई थी क्योंकि एनसीईआरटी में ग्रेड्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था। पहले लेक्चर में एक बात की थी मैंने ग्रेड्स के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे एक रिलेशन भी बताया था, छोड़ो अब उस रिलेशन को क्या बताना, इसको नोट करो। तो बात एग्जांपल नंबर 13 ऑफ आर डी शर्मा, ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा आपको बताने के लिए। द मोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 360,000 किलोमीटर्स, ठीक है, and its diameter subtends an angle of 31 minutes at the eye of the observer. Find the diameter of the moon. ये हमारे पास क्वेश्चन है कि diameter of the moon को आप फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन समझते हैं पहले, क्वेश्चन क्या है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया तो अभी तो कर दो, या फिर लास्ट में कर देना, लास्ट में ही कर देना। देख लो, the moon's distance from the earth is 360,000 kilometers and its diameter subtends an angle of 31 minutes at the eye of the observer. Find the diameter of the moon. Diameter of the moon को आप फाइंड आउट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे फाइंड आउट, देखो इजी सा, पहले मून बना लो, क्या है मून, ठीक है, डायग्राम मेक्स थिंग्स इजियर, ठीक है, डायग्राम्स फिजिक्स हो या मैथ्स हो चीजों को आसान बनाता है, तो इसीलिए मैंने डायग्राम बना दी, ये मून है, तो क्या है हमारे पास, ये मून है, ठीक है। अब क्या है, ये मून है, तो द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज दिस। अब अर्थ पे से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है, एंड इट्स डायमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ, और जो इसका डायमीटर है, मान लो ये डायमीटर है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 31 मिनट्स एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अच्छा आई है ऑब्जर्वर का, चलो इस पॉइंट को ई मान लेते हैं और इसके डायमीटर को ए भी मान लेते हैं, तो ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है पृथ्वी पे, ठीक है, और मून का डिस्टेंस कितना है अर्थ से, अर्थ से क्या डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, आप समझ लो जैसा भी बना डायग्राम, क्या डिस्टेंस दिया हुआ है 36030 किलोमीटर दिया हुआ है, इतना दूरी दिया हुआ, मतलब ये और ये तो इक्वल ही है, कोई बात नहीं। अच्छा और क्या दिया हुआ था कि 31 मिनट्स का एंगल बना रहा है, कहाँ, सबटेंड्स एन एंगल 31 मिनट्स एट आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो आपको क्या करना है, डायमीटर ऑफ द मून यानी कि ए बी को फाइंड आउट करना। अच्छा अब मून और अर्थ बहुत ही दूर होता है, आप देख रहे हो कितना दूर होता है, तो हम लोग इसको लाइन माने या आर्क मान ले, क्या फर्क पड़ रहा है, उतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो चलो हम लोग ए बी को एक आर्क मान लेते हैं, इसका लेंथ क्या है एल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा ना, देखो इस सर्कल बना सकते हैं, अगर इसको मैंने आर्क मान लिया तो हम एक सर्कल बना सकते हैं,
सर्कल बना सकते हैं। अच्छा है, तो सर्कल का एक पार्ट हो गया ये, तो समझ गया क्या बताया मैंने बोला कि उस हिसाब से ये आर्क का लेंथ एल मान लो, रेडियस हो गया ये, और ये क्या है, ये थीटा है। थीटा किस में चाहिए, अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा में किस में चाहिए, थीटा में रेडियंस में चाहिए। तो ये तो मिनट्स दिया हुआ है, तो मिनट्स को पहले कैसे में कन्वर्ट करेंगे, डिग्रीज में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट इतना डिग्री, सॉरी समझो कैसे कन्वर्ट होता है, 60 से डिवाइड करने को होता है, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो इसका मतलब 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्रीज होता है। इसका मतलब 31 मिनट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31/60 डिग्रीज हो जाएगा। इसका मतलब कि 31 मिनट्स इक्वल टू 31 इंटू 60 इंटू पाई/180 रेडियंस हो जाएगा। हमें रेडियंस में चाहिए था, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 31/60 इंटू पाई/180 रेडियंस। क्लियर है, पाई/180 रेडियंस। अच्छी बात है, हो गया, ठीक है, समझ गए आप, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आर भी है, हमारे पास थीटा भी है। अच्छा, आर लिख लेते हैं। आर कितना है, 3640 किलोमीटर। चलो यूनिट बाद में लिखेंगे, यूनिट बाद में लगा देंगे। और एल हमें निकालना है। हमें क्या पता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो यहाँ से एल इक्वल टू आर थीटा। आर क्या है, इतना है, कितना है, तो यहीं से लिखते हैं ना, 36123 इंटू थीटा। थीटा क्या है, 31/60 इंटू पाई/180। तो आर इंटू थीटा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा एल। तो निकालो इसको, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करोगे तो 3247.62 किलोमीटर, यही आएगा। तो आर कितना, तो कितना निकल गया, डायमीटर ऑफ द मून। डायमीटर ऑफ द मून कितना निकल गया, 3247.62 किलोमीटर। 0.62 देखो पढ़ने का तरीका होता है, 3247.62 62 नहीं 62 किलोमीटर। छोटी छोटी बातें होती हैं, ठीक है, जो किसी को भी मतलब नॉलेजेबल बनाती हैं। हम हर एक बात को देख रहे हैं। चलो लिखो इसको, अब स्टेटमेंट लिखना अच्छे से। लेट अस कंसीडर द आई ऑफ the eye of the man at point E। जैसे भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हो, स्टेटमेंट बुक से भी लिख सकते हो। एग्जांपल नंबर 13 है आर डी शर्मा का, ठीक है, लिखिए फटाफट, फिर हम बात करते हैं और भी एग्जांपल्स पे। तो एग्जांपल नंबर 14 पे आते हैं आर डी शर्मा के। इसमें आप देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को, कुछ लोगों को ये टफ लगता है, कोई टफ नहीं है। पहला क्वेश्चन बन गया, तो ये क्या है, इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून। अच्छा, एंगुलर डायमीटर क्या होता है, जैसे मान लो ये मून है ना, मून है, ये कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है अपने से कुछ, मतलब आप ऐसा समझ लो ना, एंगुलर डायमीटर मतलब क्या दिया हुआ है कि एक ऑब्जर्वर यहाँ पे फिर से है, ठीक है, और एंगुलर डायमीटर मतलब कि इस तरह से जब आप ज्वाइन कर दो इसके डायमीटर, देखो ये इसका डायमीटर है ना, डायमीटर है, तो डायमीटर जो है, डायमीटर के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर दो ऑब्जर्वर के आई पर ला करके, तो उस समय जो एंगल बन रहा है ना ऑब्जर्वर के आई पे, वो एंगुलर डायमीटर होता है। तो कितना दिया हुआ है, 30 मिनट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो एंगुलर डायमीटर कितना हो गया, 30 मिनट्स हो गया। ये मान लो मेरे पास मून है, बहुत बढ़िया। हमसे पूछा गया है कि एंगुलर डायमीटर हमें दिया हुआ है, हाउ फार फ्रॉम द आई ए पॉइंट ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर। आंख से कितनी दूर, आई से कितनी दूर हम लोग क्या रखेंगे, 2.2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक कॉइन रखेंगे, ताकि बी केप्ट टू हाइड द मून, ताकि मून जो है वो छिप जाए। तो क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे हमने कॉइन रख दिया, और ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी कितनी हो गई, ये मान लो r है, ठीक है, डायमीटर क्या है 2.2 सेंटीमीटर, डायमीटर है 2.2 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द कॉइन है। तो अब आप इसको चलो वही फिर से कर लो, अब डायमीटर होगा तो लाइन होगा, हम लोग इसको r मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम इट टू बी r, मान लेते हैं r इसको, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे l हो गया हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। फिर से आप देखो ना, यहाँ सर्कल बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो ना, सर्कल बना सकते हो इस तरह से, ठीक है, चलो बात बढ़िया, सर्कल बना सकते हो। तो ये क्या हो गया, l हमारा 2.2 सेंटीमीटर हो गया, थीटा इक्वल टू 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को आप फिर से रेडियंस में कन्वर्ट करना, रेडियंस में कन्वर्ट करोगे
ठीक है। 30 मिनट्स को रेडियंस में 30 मिनट्स को रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना तो ये होता है हाफ मिनट। जैसे पहले वाले में बताया ना उस तरह से इसमें भी कन्वर्जन होगा। हाफ मिनट मतलब इतना रेडियंस होना चाहिए, ठीक है, इतना रेडियंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया और आर हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा कर देंगे, अरे थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो आर इक्वल टू एल बाई थीटा वहीं से निकाल लिया। 2.2 अपॉन थीटा कितना है, पाई, मतलब 22 पाई बाई 360 ऊपर चला जाएगा और 22 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा। अरे नहीं समझ में आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप देखो पाई अपॉन 360 लिखेंगे इसको, तो इसी को 2.2 और ये पाई क्या होता है 22/7 होता है, तो 360 को ऊपर भेज देंगे और 7 को भी ऊपर भेज देंगे। यहाँ से ये कट के आ गया 10, यहाँ से ये कट गया 36, 42 का 4 कैरी 21, समझ गए। 252 सेंटीमीटर, तो कितनी दूर रखना होगा पॉइंट को, 252 सेंटीमीटर, 252 सेंटीमीटर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको क्या करना था इसको, अब आप इसको नोट करना, और कुछ नहीं करना। तो अब आते एग्जांपल नंबर 16 पे, एग्जांपल नंबर 16 ऑफ आर डी शर्मा, ठीक है। क्या है इसमें, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, देखो सेक्टर ये होता है, इसको सेक्टर कहते हैं। जो सर्कल है ना, सर्कल का ही कुछ पार्ट अगर काट लें इस तरह से, ठीक है, तो ये सेक्टर कहलाता है। बहुत बढ़िया। अब क्या है हमारे पास, तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल, मतलब ये एक सर्टेन सेक्टर है सर्कल का, ठीक है, इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेमी सर्कल हैविंग द सेम रेडियस। इसका जो पेरीमीटर है वो एक सेमी सर्कल के आर्क लेंथ के इक्वल है। ये मान लो सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, सेमी सर्कल के आर्क लेंथ के इक्वल है। आर्क लेंथ ये होता है ना, इसके आर्क लेंथ के इसका पेरीमीटर इक्वल है, ठीक है। एक्सप्रेस द एंगल ऑफ द सेक्टर इन डिग्री, अब इसका एंगल, तो इसका एंगल मान लो अब थीटा है, इसका रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर है, क्योंकि क्या बोला गया है कि दोनों का रेडियस सेम है। देखो हैविंग द सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। इसका आर्क लेंथ इसके पेरीमीटर के इक्वल है और इसका पेरीमीटर पता नहीं है ना, इसका पेरीमीटर आपको पता नहीं। तो मान लो कि इसका पेरीमीटर पहले निकालना होगा, तो पेरीमीटर इसको एल मान लेते हैं, एल इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा होता है। तो एल इक्वल टू क्या हो गया, आर थीटा, मतलब ये चीज कितना हो गया, आर थीटा हो गया। पेरीमीटर क्या होता है, पूरे बाउंड्री का सम, तो कितना हो जाएगा इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा आपके पास आर थीटा प्लस 2r, ठीक है। और सेमी सर्कल का आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, आपको पता ही होता है कितना होता है, पाई आर होता है, ये पाई आर होता है, क्योंकि पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस। तो इसका जो ये पार्ट है सर्कमफेरेंस, ये पार्ट, सिर्फ ये पार्ट वो होता है पाई आर, ठीक है, बढ़िया। तो इसका आर्क लेंथ हो गया पाई आर, क्या हो गया, आर्क लेंथ हो गया पाई आर। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है, चलो इक्वल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आर थीटा प्लस 2r इक्वल टू पाई आर, यहाँ से देखो आर अच्छे से कर देता हूँ, आर थीटा प्लस 2r। अब यहाँ से देखो थीटा प्लस 2 ले लो, आर ले लो, पाई आर ले लो, दोनों आर कैंसिल हो गया। थीटा इक्वल टू क्या आया, पाई माइनस, ये किस में है, ये रेडियन में है। आपको बताया था कि ये हमेशा रेडियंस में ही निकल करके आता है, तो ये रेडियन में है। अब इसको आप डिग्रीज में कन्वर्ट करो। अब देखो आपको डिग्री, मिनट और सेकंड पूरा अच्छे से लाना होगा। इसको डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करें, तो पाई माइनस 2 अपॉन इतना रेडियन है, तो पाई माइनस 2 अपॉन इतना रेडियन को हमको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे एक गलती मत करना कभी भी, आपको ट्रिक जब सिखाया था मैंने तो बोला था कि पाई की जगह 180 रखोगे तो फटाक से कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ भी 180 रख देते हैं, ठीक है, यहाँ भी 180 रख देंगे, तो 180 माइनस 2 कर देंगे और हो जाएगा 178 डिग्रीज, जो कि गलत है। क्यों गलत है, गलत इसलिए है ना कि इसको जरा तोड़ दो, तो ये होगा पाई रेडियन माइनस 2 रेडियन, हाँ ब्रैकेट हटाने पर पाई रेडियन माइनस 2 रेडियन। यहाँ पे 180 डिग्री जब आप पुट कर दोगे तो हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 2 रेडियन। अब डिग्रीज में से रेडियन कभी घटता है, कभी 2 आम में से एक केला घटाओगे, हाँ, या 4 आम में से 3 सेब घटाओगे, ऐसा कभी देखा है? 2 वेरिएबल, अलग अलग यूनिट्स हैं हमारे पास ना, हाँ, अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, तो घटाएंगे
नहीं जा सकता। तो पाई में ट्रिक जो है मेरा, इसीलिए बोलता हूँ ना कि ट्रिक हमेशा यूज मत किया करो। ट्रिक सिर्फ देख करके यूज करो, ट्रिक को अच्छे से जान करके यूज करो। ट्रिक की भी कोई लिमिटेशन हो सकती है, ठीक है, हर ट्रिक पर पूरी तरह से भरोसा मत करो, ट्रिक्स की लिमिटेशंस होती है कहीं ना कहीं, इसीलिए बेसिक सिखाया जाता है। तो ये 180 डिग्री है ना, ये 180 डिग्रीज है। तो क्या बताया मैंने बताया शॉर्टकट मत मारो, और दूसरी बात कि यहाँ पे आप पाई की जगह 180 पुट करके मत निकालने लगना, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा वो भी बता दिया। इसको कैसे कन्वर्ट कर, अच्छा अब पूछोगे माइंड में आपके क्वेश्चन आए कि सर कहाँ तो पुट करें ट्रिक के लिए। तो पुट वहीं करना जहाँ पाई मल्टीप्लाई हो रहा हो अलग से, ठीक है, यहाँ पे कोई एक और कांस्टेंट टर्म हो और ये पाई मल्टीप्लाई हो रहा हो, और इस कांस्टेंट में मतलब पाई मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे इस तरह का केस हो, अगर मान लो 2 पाई लिखा है तो यहाँ पे 180 पुट करोगे तो काम बनेगा। 3/2 पाई लिखा है तो यहाँ पे 180 पुट करोगे तो काम बनेगा। पाई मल्टीप्लाई में होना चाहिए। अगर ऐड होने लगा तो वहाँ पाई मत ही करना, मेरी बात समझना, वहाँ पाई का यूज मत करना ऐड या सब्ट्रैक्ट में, इस तरह के फॉर्म में, ठीक है। ट्रिक की लिमिटेशंस होती हैं, अब हर ट्रिक की लिमिटेशन नहीं होती, बट मोस्ट ऑफ द ट्रिक्स की लिमिटेशंस होती हैं। तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं कन्वर्ट, अब इजीली तो नहीं कर सकते हैं, अब कैसे करेंगे, अब तो बहुत प्रॉब्लम है ना। ये क्या है, ये दरअसल हमारे पास क्या है, ये रेडियन आया, डिग्रीज में करना है। तो 1 रेडियन इतना डिग्रीज, तो इतना रेडियन मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन पाई माइनस 2 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। अब इसको सॉल्व करो क्या होगा, 180 माइनस 360 पर डिग्री, अब इसको करो सॉल्व करो और कुछ आएगा कन्वर्ट होकर के। सॉल्व करना मैंने सिखाया है, पहले ही 2 लेक्चर्स में आपको सिखाया हुआ है सॉल्व करना, तो इसमें टाइम क्यों वेस्ट करें। आप इसको सॉल्व खुद से कर लेना, ठीक है, इसको सॉल्व आप खुद से कर लेना, जल्दी से नोट करो। आपके लिए आंसर लिख देता हूँ, 65 डिग्रीज 27 मिनट्स 16 सेकेंड्स मैंने आपके लिए लिख दिया, बट आप कन्वर्ट करके ही करना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्वेश्चन नंबर 20 पे भी जाना है, इसलिए मैंने लिख दिया ये, देखो इसे। हमसे यही निकालने बोला गया था ना, थीटा का वैल्यू, सेक्टर, सर्टेन सेक्टर है सर्कल का, हमें उसी का क्या बोला गया था, एक्सप्रेस द एंगल ऑफ द सेक्टर। तो एंगल ऑफ द सेक्टर क्या है, यही है, कर दिया एक्सप्रेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा एग्जांपल नंबर 20। और सुनो, आपके लिए मैंने क्या किया, आपको बहुत से बच्चों के पास आर सवाल होगा, बहुत से बच्चों के पास RD शर्मा होगा, दोनों बुक्स तो होंगी। तो आपके लिए मैंने अपने ब्लॉगर पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैंने कुछ अपने हिसाब से RD शर्मा और RS अग्रवाल के क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं, जो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने NCERT के क्वेश्चन डिस्कस किया, RS अग्रवाल के क्वेश्चन डिस्कस किया, RD शर्मा के क्वेश्चन डिस्कस किया, जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन क्यों नहीं डिस्कस किए। सुन लो, जेईई मेंस और एडवांस में यहाँ से क्वेश्चन आने के कोई मतलब चांसेस तो अब देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांस है। और आप कुछ कोटा के अगर आप मटेरियल्स देखोगे तो उसमें भी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। 2 से 3 क्वेश्चन करा करके ऑफ, या अब टीचर्स के नोट्स देखोगे तो वहाँ पे भले ही कराया गया है, लेकिन इस पर ज़्यादा कोई फोकस नहीं किया गया है। तो आप भी इस पर फोकस उतना, बस आप RD शर्मा RS अग्रवाल कर लो। और मैं ब्लॉगर पे क्या करूँगा, RS अग्रवाल और RD शर्मा के कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो अपने हिसाब से मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और उनको ब्लॉगर पे डाल दूंगा। आप वहाँ जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको सारे क्वेश्चन नहीं बनाते हो, वहाँ से जाकर के उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। और मेरे ख्याल से तो आपको सारे क्वेश्चन बनाने चाहिए, ठीक है, जो भी बुक है उसके सारे क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। और जैसे अब RS अग्रवाल नहीं है तो RD शर्मा में तो RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चन होते ही हैं, ठीक है, करीब क्वेश्चन तो होते ही हैं। अब जो हो, अब
एक आध निकल जाए तो एक अलग बात है। तो आप क्या करना, मेरे ब्लॉगर पे चले जाओ और ब्लॉगर पे जा करके वहाँ पे आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैंने आर डी शर्मा कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं और उनको डाल दिया है। जिसके पास टाइम कम है, जो नहीं चाहता बनाना, वो उस ब्लॉग पर चले जाए, कर ले वहाँ से, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिया, मैं सिर्फ कर रहा हूँ। ये लेक्चर अब हम एंड करते हैं यहीं पे। लेवल 2 का एक क्वेश्चन नंबर 20 बचा हुआ, एग्जाम्पल नंबर 20 आर डी शर्मा का, वो उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर कर दूँगा क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो उसके लिए एक अगला लेक्चर लाएंगे जिसमें सिर्फ वही क्वेश्चन एक डिस्कस करके मैं छोड़ दूंगा और आप समझ सकते हैं कि चैप्टर आपका खत्म हो गया, क्योंकि वो क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर वही होगा, उसी पे होगा, बस वो एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है ये वाला लेक्चर, इसीलिए मैं उसके लिए एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। चलिए इसी के साथ बाय, और चैनल को सब्सक्राइब अब कर दो, अब टाइम हो चुका है सब्सक्राइब करने का, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना। अब तो कर सकते हो ना, अब तो पढ़ा दिया, लास्ट आप कर दो यार, पैसा नहीं लगता, कर दो। चलो बाय।